हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज हम सभी लोग तैयार हैं सीटेट एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है और अन्य सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इसमें एनसीईआरटी से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के जो प्रश्नों को इससे मिल जाएं ताकि आप सभी लोग जाकर के अपने परीक्षा में जो अंक है अच्छे से प्राप्त करके अपने योग्यता को धारित कर सकें। और जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी बताते हुए मैं आप सभी लोगों को आज एनसीईआरटी की क्लास फिर से लेकर के आ गया हूँ 6 से 8 तक की वाली। आज जो हमारी कक्षा है वह कक्षा 7 की इतिहास है। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दें कि हमने अभी तक जो भी है आप लोगों को सीडीपी का 5 क्लास पढ़ा दिया है और हिंदी की हम लोगों ने 2 पढ़ा दिया है, संस्कृत की 2 क्लास पढ़ा दिया है, एसएसटी की कक्षा 6 की पूरी हो गई, कक्षा 7 की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आज पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी हो गई है और पॉलिटी हो चुकी है। तो हम सभी लोग आप लोगों को बता दें कि आप सभी लोग मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते हुए अपने दोस्तों को भी इसका बताइए सभी लोगों को, ताकि वह भी अपने परीक्षाओं को वो कर सकें। सब्सक्राइब जरूर किया करिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी लोगों के पास जो भी मेरी वीडियो हो वो जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप सभी लोग अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। आज हम सभी लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो उसके विषय में जो चैप्टर है उसको दिखा देते हैं। हम सभी लोग देखें तो जैसे पहला चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का जो पड़ताल है उसको देखेंगे, नए राजा और उनके राज्य देखेंगे, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पी जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय सांस्कृतिक का जो निर्माण है और 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन जो हैं, इन सभी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अपने पाठ को देखें हम सभी लोग देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि ये चीज़ें जो भी कुछ पड़ताल हमको करना है उसके विषय में पहले देख लेते हैं। हम सभी लोग देखते हैं कि जो नई पुरानी शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे भारत ही लीजिए तो भारत को इंडस शब्द से प्रयोग किया जाता है, सिंधु शब्द से प्रयोग किया जाता है, हिंदुस्तानी शब्द से प्रयोग कर दिया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के रूप में कर दिया जाता है, हिंदुस्तान के रूप में कर दिया जाता है, इंडिया के रूप में कर दिया जाता है। तो भारत को जो इस प्रकार से जो बोल दिया जाता है, तो नई और पुरानी शब्दावलियाँ इसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त करना है कि जैसे क्वेश्चन बन जाए कि नई पुरानी शब्दावलियों में कौन कौन से शब्द आते थे, तो पुरानी जितनी भी शब्दावलियाँ हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लेते हैं। और इसमें जैसे देखा जाता है कि जो भारतीय क्षेत्र है उसको हिंद बोल दिया जाता है, भारत को क्या बोल दिया जाता है, हिंद। और जिससे उस समय देखते थे कि जो विदेशी लोग होते थे, विदेशी लोगों का जो पहले देखा जाता तो अर्थ दूसरा होता था। वर्तमान में क्या हो जाता है, जैसे विदेशी लोग वह होते हैं जो अनजान लोग हो जाते हैं। विदेशी लोगों को उस समय जो देखा जाता था कि वो ऐसे भारतीय ना हो, उनको भी देसी बोल दिया जाता था। लेकिन आज के युग में देखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति या समाज या संस्कृति का अंग नहीं है जो हमारे, उनको अनजान व्यक्ति को भी विदेशी बोल दिया जाता है। इसी प्रकार देखा जाता है जो शब्द हैं उनका चेंजेबल होता रहता है, उन शब्दों का जो है नई परिभाषिक शब्दावलियों के रूप में प्रयोग होने लगता है। इतिहासकार और उनके स्रोतों के रूप में देखा जाए, जैसे हमारे इतिहासकार जो होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आज जो हम आज की कक्षा हमारी कक्षा 7 की है उसमें हम लोग देखेंगे 700 से लेकर के 1750 जो ईस्वी तक के जो हमारे 1000 वर्ष का देखा जाता है ना, 1000 वर्ष, तो इसमें 1000 वर्षों का ही पूरा जो हम लोग देखते हैं पड़ताल करते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों के विषय में जो जानकारी देना है, बच्चों को जो पढ़ाना है, जो हम उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो विकास करना है। तो देखा जाता है कि इस समय के जो निर्माण है हुए हैं, जो स्थापित हुए हैं, या जो इस समय की खोजें थी, या इस समय जितने भी हमारे सांस्कृतिक साहित्यिक जो कार्य हुए हैं या साहित्यिक जो किताबें पुस्तकें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, उन सभी चीज़ों के विषय में जो हम देखते हैं कि जैसे देखा जाए तो इस समय सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य भवन तथा जो लिखित सामग्रियाँ थी उनके जो साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस जो काल है इसका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं और इस इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग देखा जाता है कि जैसे धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि जो क्रमशः कागज का विकास हो जाता है तो बड़े पैमाने पर इन सभी जगहों का जो क्या होता है हम लोगों को इतिहास मिलने लगता है, उपलब्ध हो जाता है साक्ष्य। ठीक है, तो देखते जैसे धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, और देखते जो हिसाब, कर खाते इत्यादि जो भी होते थे धनी लोगों के, शासक जन के साथ जो मठों में होते हैं, मंदिरों की जो पांडुलिपियाँ होती हैं उनसे हम लोग जानकारी एकत्रित करने लगते हैं। उस समय देखा जाता है कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। हम लोग देखते हैं जो पांडुलिपियाँ होती है जो मानव निर्मित, मानव के द्वारा हस्तलिखित होती है, उसी को पांडुलिपि का दिया जाता है। आगे देखा जाता है जैसे उस समय जो छापे खाने का प्रयोग तो होता नहीं था, किसका, छापे खाने का। तो छापे खाने जब उस समय थे ही नहीं तो उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो देखा जाता है कि जो लिपिक होते थे जो लिखा करते थे उन्हीं के माध्यम से जो है हम लोग देखते सुलेख के माध्यम से वो ग्रंथों को लिखते थे, और उसी का देखा जाता था कि उसी के माध्यम से हम लोग इतिहास को जो उस समय का रहता है उसको लिखा जाता था, और पांडुलिपियाँ ही हमारे आधार बनती हैं उस समय के। देखा जाए अभिलेखागार जैसे देखा जाता है तो ऐसे स्थान जहाँ पास
दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा या रिकॉर्ड को रखते हैं। अभिलेखागार क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहां पर दस्तावेज को या पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। और जिसे देखा जाता है तो इतिहासकार जो होता है, इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो इतिहासकार वह होता है जो हमारे इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, उसके विषय में अन्वेषण करता है, खोज करता है और उसकी जानकारियां हम सभी लोगों तक प्रेषित करता है। देखा जाता है जो मानचित्रकार होता है, जैसे इस समय के जो मानचित्रकार थे, तो मानचित्रकार वह होता है जो व्यक्ति मानचित्र के नक्शे बनाता है, वह मानचित्रकार कहलाता है। हम सब लोग जैसे देखते हैं कि इस समय के जो नए और सामाजिक समूह होते हैं, तो इस समय में देखा जाता है कि सिंचाई के प्रयोग होने लगते हैं, औद्योगिकी के दर्शन होने लगते हैं, चरखे कताई के और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग होने लगता है, बारूदों का प्रयोग होने लगता है, आलू मक्का मिर्च चाय कॉफ़ी इन सब का प्रयोग हमारे देश में मतलब उत्पादन होने लगता है। प्रौद्योगिकी की जो फसलें होती हैं उनका प्रयोग होने लगता है। नए नए विचारों से हम लोग मिलते हैं, जैसे आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हमारा इस समय जो हमारा काल है इसमें होता है, इस 1000 वर्ष के समय में। और जिसे देखा जाता है कि जो इस समय के शासक होते हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा हमारे सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक और जो सामाजिक होता है क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। सभी अपने अपने धर्मों को बढ़ावा देने के लिए जो भी पुजारी होते हैं, मुखिया होते हैं, मंदिरों मठों में जो रहने वाले वहाँ के पुजारी जिनके नियंत्रण में ही सारे कार्य होते थे, वह सभी के माध्यम से अपने धर्मों की वृद्धि के लिए काम किया जाता था। और मराठा सिख जाट अहोम कायस्थ इस प्रकार के तमाम जो हमारे भारतीय जातियाँ थीं प्रजातियाँ थीं, उन सभी के द्वारा अपने देश के स्वाभिमान के लिए भी काम किया जाता था, देश को आज़ाद कराने के लिए। इसी समय हम देखते हैं कि जो हमारे चोल और तुगलक मुगल बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं, उनका क्या हो जाता है? हमारे देश में आगमन हो जाता है। देखते हैं जैसे कि मुल्तान हो जाता है, लाहौर हो जाता है, समाना हो जाता है, दिल्ली बदायूं, और देखा जाता है जैसे कि अवध बिहार। इसी प्रकार से भारत देश जो है अनेक राजाओं के संरक्षण में आ जाता है, जो हमारे दूसरे देश के या दूसरे देशों से जो आए हुए हमारे यहाँ आते हैं। जैसे पुराने धर्म और जैसे यहाँ पास जो क्षेत्र और साम्राज्य हमारे यहाँ विस्तार करते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। और हमारे देश के भी जो विस्तार है उन लोगों का अच्छे तरीके से होता है। सल्तनत के अंतर्गत जो भी आते हैं उनके माध्यम से ही वह हमारे देश के विकास के लिए करने लगते हैं। जैसे एक पर्यावास कर लेते हैं। पर्यावास शब्द वह हो जाता है जैसे कि जब किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली जो हो जाती है, वही एक पर्यावास हो जाता है। वो आते हैं, पर्यावास करने लगते हैं। प्रौद्योगिकी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आने लगते हैं उनके अंतर्गत। और देखा जाता है कि इस समय जो है पुराने और नए धर्मों का बहुत ही ज़्यादा मिलन हो जाता है। जिसे देखिए कि किसी दैवी एवं जो आस्थापूर्व हमारा धर्म होता है उसमें मिलन होता है। हिंदू धर्म जैसे हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पास जो है ब्राह्मण हो जाते हैं, उसके बड़े उनका बहुत आदर होता है। पुरोहित होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है, उन्हीं को संरक्षक घोषित कर दिया जाता है। और जो हमारे शासक होते हैं, नए नए शासक जो होते हैं वहाँ पास अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। और देखते हैं जो संरक्षक अभी शब्द जैसे आया है, तो संरक्षक वह होता है कोई प्रभावशाली व्यक्ति धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार शिल्पकार विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद करे या सहारा दे, या किसी भी बेसहारा व्यक्ति को मदद करे सहारा दे उसको, वही क्या हो जाते थे? हमारे संरक्षक हो जाते थे। और देखते थे कि उस समय संस्कृत के और ज्ञान और ब्राह्मणों के जो वर्चस्व होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उनके विषय में हम देखते हैं कि उनको ज़्यादा योग्यता के अनुसार वो अपना जो ही काम को करने लगते थे। धर्म के विषय में अपना प्रायः लगे रहते थे, सामाजिक उत्थान का काम किया करते थे, दैवीय उत्थान का काम करते थे। और देवी देवताओं की जो पूजा है, राजाओं के द्वारा जो मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था, समाज में इन सभी चीज़ों का कार्य जो होता है पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग ही करते थे। उनकी जो है सत्ता में जो है महत्व भी बढ़ती चली जाती थी, क्योंकि वही हमेशा पुरोहित वर्ग या तो जो वहाँ के मंत्री होते हैं और या तो सलाहकार या संरक्षक होते हैं, वो सभी यही सब काम करने लगते हैं। इसलिए इन लोगों को क्या हो जाता है? वर्चस्व बढ़ने लगता है। और हम सभी लोग देखते हैं कि जो इस समय का काल होता है उसमें जैसे देखा जाए 8वीं शताब्दी का काल देखा जाए, 18वीं शताब्दी काल, तो बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इस 1000 वर्ष के विषय में जो है अध्ययन अध्यापन करते हैं। इस समय का जो कालखंड होता है इसमें देखा जाता है कि जो मुस्लिम होते हैं और ब्रिटिशकार होते हैं, जैसे हमारे देश में डच डेन ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक प्रकार की जो कंपनियां हैं, उस समय के कंपनियों का आगमन हमारे देश में हो जाता है। अब हम सभी लोग अपने दूसरे जैसे देखा जाए कि जो काल विभाजन ये किया जाता है 1000 वर्ष का, इसमें देखा जाता है कि इस समय के जो मुगल साम्राज्य ज़्यादा तक विस्तृत हो जाता है। और अब इसके बाद हम लोग अपने अगले पठ में चलते हैं।
इस समय हम सभी लोग देखते हैं कि जो हमारा पाठ है इसके माध्यम से कि जो नए राजवंशों का उदय होने लगता है इस समय आते आते, और देखा जाता है कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए सामंत अपने अपने को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करने लगते हैं और आधिपत्य से स्वतंत्रता का दांव भी लगाने लगते थे। और देखा जाता है कि इस समय बहुत से राष्ट्रकूट, चालुक्य और जो भी हमारे गुर्जर प्रतिहार, चोल, चहमान, इस प्रकार के जो शासन तंत्र है वह हमारे देश में स्थापित होने लगता है। नए नए राजवंशों का उदय होने लगता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो राज्यों में प्रशासन होता है महाधिराजा अर्थात राजाओं के राजा जो होते थे उनके द्वारा किया जाने लगता है। भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगते हैं सभी। 3 भुवनों का स्वामी अर्थात त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस प्रकार की उपाधियों को धारण करने लगते हैं जो भी नए नए राजा होते हैं। और जैसे देखा जाता है कि यहाँ पास प्रशस्तियाँ और जो भूमि अनुदान होती है उनका भी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने लगता है। प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, या मिसाल के सूरवीर या विजयी योद्धा के रूप में, विद्वान के रूप में, या जो भी उनके अक्सर किसी को मदद करते हैं उसके विषय में दिखाया जाता है। और जैसे हम लोग देखते हैं उस समय की जो नागभट्ट की उपलब्धियाँ होती हैं उसमें देखते हैं कि वह भी अपने आप को कई प्रकार से दिखाने का प्रयास करता है आगे बढ़ा करके। इस समय के जो धन के लिए युद्ध होता था वह इसलिए होता था क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार के शासक जो है राजवंश का आधार हो जाता है, एक दूसरे के क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगते हैं। और गंगा घाटी, जैसे गंगा घाटी के कन्नौज हो जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, इन सभी का जो सदियों तक चलता है, इन पर नियंत्रण रहता है। इसी को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने लगता है, त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है जिसमें देखा जाता है। और हम सभी लोग देखते हैं कि जो इस समय अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान होता है महमूद, इन सभी शासकों का जो है हमारे देश में आना प्रारंभ हो जाता है इसी समय। और देखा जाता है कि मध्य एशिया के भागों और भारत का जो नियंत्रण हो जाता है इन सभी लोगों का होने शुरू हो जाता है। संपन्न मंदिर जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल है, यहाँ पास इन सभी लोगों का जो है आंखें देखना शुरू हो जाती हैं। ये लोग आंख उठाकर देखना शुरू कर देते हैं और यहाँ के सोमनाथ मंदिरों का जो बड़ा हिस्सा होता है धन का उसको लूट करके वैभवशाली धर्म का उठा करके अपने देश उठा ले जाता है, यही सब चीज़। और देखा जाता है कि अरब जो इस समय आते थे यात्री, उसमें जैसे देखें तो किताबुल हिंद की कृति हो जाती है, अरबी में एक आती है। इसके विषय में हम लोगों को इतिहासकारों को बहुत जानकारी मिलती है। युद्ध के राजाओं का जो दूसरे राजा होते हैं उनके विषय में भी जानकारियाँ मिलने शुरू हो जाती है। देखा जाता है कि जैसे पृथ्वीराज तृतीय था चहमानों का सबसे प्रसिद्ध राजा, 1168 से लेकर के 1192 तक, जिसे मुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। लेकिन दूसरे ही साल जो 1192 में युद्ध होता है उसमें क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है जो इस समय के और राजा होते हैं, उय्यूर के तंजावर तक का जो हमारा क्षेत्र हो जाता है, वहाँ सभी जो कावेरी डेल्टा के क्षेत्र का मुट्टैयार नामक प्रसिद्ध है, एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता का स्थापित हो जाना होता है। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं का बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने लगता है। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला का विकास होने लगता है। इस समय जो पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, ये सभी होते हैं, इन संगीतकार, नर्तक इत्यादि दूसरे जो होते हैं सभी का क्या हो जाता है, वर्चस्व बढ़ने लगता है। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे हो जाते, वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन जाते हैं। और लोगों का जो जीवन होता है वह बहुत ही जीवन जीने योग्य होने लगता है। और लोगों के द्वारा जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वो संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाने लगती है। इस समय की जो कृषि होता था हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उपलब्धिपूर्ण हो जाती है। और यहाँ की जो कृषि होती थी वह शाखाओं का पानी, कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। साम्राज्य का जो शासन होता था इस समय देखा जाता था कि बहुत ही किसान जो बस्तियाँ, उर, इस समय की जो बस्तियाँ होती थी उनको उर कहा जाता था और सिंचित खेती के साथ बहुत ही समृद्ध हो जाती थी। और देखा जाता था कि इस समय जो गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने के लिए प्रशासनिक कार्य किया करते थे। इस समय की विल्लाल जाति के धनी किसान होते जैसे नाडू कामकाज में अच्छा नियंत्रण हासिल किया करते थे। और देखते हैं जैसे हमारा जो ये चोल राजवंश आ जाता है इस समय, तो उसके विषय में देखा जाता है कि चोल राजवंश का बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हमारे देश में हो जाती है। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें भी इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा वो दिखाई जाता है। आगे जैसे इसमें जो हमारा उस समय के भूमि के प्रकार थे उसमें देखते हैं तो चोल अभिलेखों में भूमि की जो प्रकार होती हैं वो कई प्रकार से हमको देखने को मिलता है।
विल्लन व गाई जैसे होते गैर ब्राह्मण किसान स्थान की भूमि हो जाती है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई भूमि। देवदान तिरुनकुट्टनी भूमि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्लिचद्दम भूमि जो हो जाती है, जैसे स्थानों को दिन में दी गई होती हैं, उसी का हम लोग देखते हैं। और जो इस समय के अभिलेख और लिखित सामग्री होती हैं वो भी हम लोगों को दिखाई देती हैं, कि जिसके माध्यम से इस समय के इतिहास का हमको पता चलता है। इस समय के जैसे देखा जाए जो शब्द है, जैसे सामंत शब्द हो जाता है। सामंत उस समय के बहुत ही बाद जो सामंतवादी लोग हो जाते हैं, सामंतों के माध्यम से यहाँ पास जो कार्य हुआ करते थे। मंदिरों में नाडू शब्दों पर, नाडू हमारे गांव के जो लोग हो जाते हैं उनको कह दिया जाता है। और सभा हो जाती थी, सभा कई नाडुओं को मिलकर के एक सभा का निर्माण हो जाता है। आगे पाठ में चलते हैं। जैसे हम लोग इस पाठ को देखें अब, तो दिल्ली के राजवंश में देखा जाए तो राजपूत वंश जो होता है उसमें देखा जाता है तोमर हो जाते हैं, जिसमें अनंगपाल हो जाता है, चौहान हो जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासन जैसे हम लोग देखा जाता है तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाता है, रजिया गयासुद्दीन बलबन हो जाता है। और देखा जाता है तो आरंभिक जो 12वीं शताब्दी होती है 1155 के आसपास, 65 के आसपास, तो 1130 से 1145 तक का जो शासनकाल हो जाता है उसमें। और जैसे प्रारंभिक तुर्की शासन जो हो जाता है हमारा 1206 से 1290 तक का काल हो जाता है पूरा। अब जैसे खिलजी वंश देखते हैं हम लोग, तो खिलजी वंश के विषय में देखा जाता है तो इनका जो समय काल हो जाता है 1290 से लेकर के 1320 के आसपास हो जाता है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो हमारे शासक होते हैं, इन समय जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं उनका विषय। और तुगलक वंश जैसे देखा जाए तो तुगलक वंश में देखा जाए तो तुगलक वंश के भी कई राजाओं का प्रचलन हमको मिलता है। जिसे तुगलक वंश हो जाता है जो हमारा 1320 से लेकर के 1414 तक का समय काल जो हो जाता है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक मिलता है हमको, मोहम्मद तुगलक मिल जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक मिल जाते हैं। ये 3 हमारे शासक इसमें हमको दिखाई देते हैं जो दिल्ली के सुल्तानों में। आगे देखा जाए जैसे तो सैयद वंश हम लोगों को मिल जाता है। सैयद वंश देखा जाता है 1414 से लेकर के 1451 तक का समय काल इनका हो जाता है। और लोधी वंश देखते हैं हम लोग, लोधी वंश का भी समय काल देखा जाए 1451 से 1526 तक का हो जाता है। 1526 साल जो हम लोग देखा जाता है, तो 1526 तक का जो समय हो जाता है वो किनका हो जाता है, इन सभी का हो जाता है। आगे के जो शासक हैं उनके विषय में भी चर्चा करते हैं। जिससे देखा जाए कि जो इस समय के जो शासक हैं उनके विषय में जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती हैं, तो अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य कला, भवन निर्माण के माध्यम से काफ़ी सूचना इनकी मिलती है। और देखा जाता है जो इतिहास की तारीखें हैं वो उनके माध्यम से हम लोगों को इनके विषय में जानकारी मिल जाती है। आगे जैसे हम देखते हैं तो इस समय भी जो लिंग भेद होता है वो प्रचलित हो जाता है, समाज में रहता है। रजिया जो हो जाती है एक महिला, पहली जो मतलब कि देखा जाता है पहली महिला जो सुल्तान है वह बनती है अपने समय की। जैसे इस पाठ के विषय में और देखा जाए तो जो हमारा इक्ता प्रथा प्रणाली शुरू हो जाती है यहाँ पास, और तारीख शब्दों का प्रयोग शुरू हो जाता है। गैरिसन मंगोल शब्द आ जाता है। लिंग और खराज हो जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो इस समय दिए जाने वाले जो कर होते थे उसमें से होता था। आगे के जो पाठ है हमारा उसके विषय में देखते हैं। देखा जाता है समांतर के रूप में कि मुगल साम्राज्य होता है हमारा, वह 15वीं शताब्दी तक 17 से लेकर 17वीं शताब्दी तक के बीच में, ये 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद से ये पूरा हमारा दिल्ली, आगरा से लेकर के अपने राज्य का विस्तार शुरू करता है और लगभग संपूर्ण हमारे उपमहाद्वीप पर क्या करता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है। जैसे हम लोग मुगलों के विषय में देखें तो मुगल 2 वंशों से संबंधित है। जैसे कि माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खां के यहाँ से वंश से थे, और देखा जाता है कि जो पिता की ओर से वो थे वो ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज से संबंधित थे। तो अब जैसे आगे देखा जाए जो मुगलों का सैन्य अभियान होता है, मुगलों का सैन्य अभियान 1526 से 1530 ने जब 1414 में परगना और अधिकार जो प्राप्त करता है, इस समय देखा जाता है जो सैन्य अभियान होते हैं उसमें ये लोग बहुत ही आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं और बारूद का प्रयोग करने लगते हैं। गुजरात, मालवा जैसे दक्कन प्रदेशों पर जब ये अपना आरंभिक आक्रमण करते हैं तो इस समय यही सभी का प्रयोग करके ये सभी लोग अपना आक्रमण करके प्रयोग करते हैं। और देखते हैं कि इस समय की जो तात्कालिक खतरा होते हैं मुगल सत्ता, जब बहुत ही ज़्यादा अफगान जो होते हैं, मुगल होते हैं, यही सब चीज़ें हमारे देश में, हमारे देश को जो लूटने, घसोटने और हमारे देश में शासन करने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। मुगल सम्राट के विषय में देखा जाए तो सबसे जो प्रमुख थे उसमें बाबर को देखा जाता है, जिनकी 1526 से लेकर के
हम लोग देखते हैं 1530 तक इनका समय काल होता है। ये हो जाते हैं बाबर। उसके बाद हुमायूं होते हैं, इनका भी कई लड़ाइयाँ होती, जैसे पानीपत का युद्ध हो जाता है 1526 में, 1537 में खानवा का युद्ध हो जाता है राणा सांगा के बीच में, और 1528 में चंदेरी का जो युद्ध होता है उसमें हो जाता है, और इसमें ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे देखा जाए तो आगे हुमायूं होता है। हुमायूं का जो शासनकाल होता है 1530 से लेकर के 1540 तक हो जाता है। उसके बाद फिर एक बार और आता है 1555 और 1556 में, ये 2 बार इसका शासनकाल हो जाता है। और इसकी जो युद्ध हो जाता है 1539 में चौसा, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हो जाता है। 1539 में चौसा का और 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है इसका शेर खान के मध्य। आगे जैसे देखा जाता है तो अकबर जो हो जाते हैं, अकबर 1556 में यह शासक बनता है, और 1605 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह शासक बने रहते हैं। इनका देखा जाए जैसे कि ये 13 वर्ष की अल्पायु में ही सम्राट की गद्दी पर प्राप्त कर लेते हैं, और इनके समय में ही जो हम देखते हैं इनके विषय में अभी थोड़ा सा आगे नीचे देखेंगे, तो थोड़ा सा आगे जो शासक उनका देख लिया जाए। जहांगीर का देखा जाए तो 1605 से लेकर के 1627 के आसपास का जो समय होता है ये इनका हो जाता है। फिर इसके बाद शाहजहां आ जाते हैं, 1627 से 1658 तक का समय इनका हो जाता है, 1657-58 तक का। फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक का भी इनका समय हो जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो उत्तराधिकार वहाँ पास परंपरा होती है मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जो परंपराएं प्रचलित होती है, हम लोग देखते हैं सभी उत्तराधिकारी ही बनते चले जाते हैं। मुगलों में जो शासक होते हैं उनके संबंध एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे तरीके से होता है, लगातार अभियान करते रहते हैं हमेशा, और सत्ता को स्वीकार करते जाते हैं। इसमें देखा जाता है जो मुगल की शक्ति होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, और स्वेच्छा से अपने जो उनको जो सत्ता हस्तांतरण का कार्य होता है, उत्तराधिकार का कार्य, वह चलता रहता है। आगे देखा जाए जैसे मनसबदार और जागीरदारी की प्रथा इस समय शुरू हो जाती है, और मनसबदारी वह हो जाती है जिसे कि शुरू में ज़्यादातर सरकार तुर्की तुरानी ये लोग होते थे। अब इनको जैसे किसी मुगलों की जो सेवा होती थी उसमें आने वाले जो नौकर होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। मंदर शब्द जो व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिल जाता था, वही मनसबदार कहलाते थे। अब जैसे देखा जाता था इन सभी को वेतन, पद और वेतन के लिए जो सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे ये कई श्रेणियों में कर दिए जाते थे। इनको उस समय जो मनसबदार होते थे उनको इक्ता में बांट दिया जाता था, अर्थात उनको इक्ता दे दी जाती थी, उसके माध्यम से वो अपने जितनी भी सेनाएं होती थी जागीर दे करके उसी के माध्यम से राजा से एकत्रित करे, और वह अपने आप को मनसबदारी जो है वह कार्य करे। अब जैसे देखा जाता था उस समय की जात की श्रेणियां, अर्थात जो जात श्रेणियां होती थी उसमें 5000 जात वाले जो अभिजात वर्ग का दर्जा मिलता था, 1000 जात वाले को मिलता था क्या, अभिजातों के से ऊंचा वाला दर्जा मिल जाता था। अब अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के पद पर रहते थे। औरंगजेब के शासनकाल के समय ऐसे मनसबदारों की संख्या जो हो जाती है 79 संख्या हो जाती है। और देखा जाता है कि जो इस समय का जब्त और जमींदारी जो प्रथा होती है जमींदारी, तो उसमें देखा जाए जो मुगल प्रशासन होता है उसमें जो आमदनी का शासन होता है वह यह प्रमुख रूप से हो जाता है, क्योंकि इससे जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा जब्ती मिल जाती थी, राजस्व की प्राप्ति हो जाती थी, जिसे हम लोग जब्ती बोलते हैं। यह राजस्व की प्राप्ति हो जाती थी। मुगल प्रशासनिक अधिकारी जो होते भूमि का निरीक्षण करते थे और उसी का हिसाब रख रखाव किया करते थे। अब हम लोग जैसे देखते हैं अकबर के नाम जो अकबरनामा है और आईने अकबरी है, तो आईने अकबरी जो है दरबारी अबुल फजल के आदेश पर उसके शासनकाल के इतिहास के विषय में लिखा जाता है, और अबुल फजल ने यह जो इतिहास है 3 जिल्दों में लिखा था। इसके शीर्षक अकबरनामा है। पहली जिल्द का अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें शासन के प्रशासन एवं घराने, सेना और साम्राज्य के भूगोल का पूरा ब्यौरा मिलता है हम लोगों को। और जैसे अकबर की जो नीतियाँ थी हम लोग देखें, अकबर की नीतियाँ, अकबर ने देखा जाता है कि जो इनकी अकबरनामा है उसमें से मिलता है हमको कि अनुसार जो इसकी नीतियाँ थी वह सभी के लिए प्रांतों में बांट करके, जिसे सूबा में बांटा जाता था, इसकी नीतियाँ जो थी अपना बनाया था। सूबेदारों में जो सूबा होता था उसमें सूबेदार को रख दिया जाता था। सैनिक दोनों प्रकार के होते थे, राजनैतिक तथा जो सुरक्षा का होते थे। यहाँ पास एक वित्तीय अधिकारी तय किया जाता था जिसे दीवान कहा जाता था। उसके बाद कानून व्यवस्था रखने का जो जिम्मेदारी थी वो सूबेदारों को दे दिया जाता था। बख्शी सैनिक वेतन भोगी अधिकारी हो जाते थे। सदर धार्मिक अधिकारी हो जाते थे। धर्मार्थ में किए जाने वाले कार्यों के मंत्री हो जाता था। फौजदार सेना नायक हो जाता था। कोतवाल नगर का अधिकारी हो जाता था। और देखा जाता है सुलह-ए-कुल की जो नीति होती है इस समय, अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का अपने पुत्र जहांगीर के इसका वर्णन मिल जाता है हम लोगों को। देखते हैं जैसे ईश्वरीय अनुकंपा
अनुकंपा के रूप में इसको देखा जाता है। और जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का जो प्रभाव होता है उसको भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और जैसे इस समय मतान्धता मतान्धता ऐसी व्याख्या का या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर या यह आशा की जाए कि उसके बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए, मतान्धता इस समय ज्यादा हो जाता था। जैसे देखा जाए इबादत खाना का प्रयोग हो जाता है इस समय। और जो बाद के 17वीं शताब्दी के बाद का जो मुगल साम्राज्य होता है उसमें देखते हैं कि जो इस समय का प्रशासनिक सैनिक कुशलता होती है, फलस्वरूप इसमें वाणिज्यिक वृद्धि तो होती है, लेकिन इनका जो धीरे धीरे क्या होता है साम्राज्य बिखरता चला जाता है और इनके शासन जो व्यवस्था होती है वो चरमरा करके गिर जाती है। और हम लोग जैसे देखते हैं इस समय का जो अकबर दीन इलाही धर्म की शुरुआत करता है ना, इसी समय। और मुगल जो सत्ता है स्थापित हो जाती है इस समय, जागीरदारी की प्रथा हो जाती है, जात सवार और सुलह किल की नीति हो जाती है, ज्येष्ठ अधिकारियों का हो जाता है, जब्ती प्रथा प्रारंभ हो जाती है, जमींदारी नीति चालू हो जाती है। ये सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। अगले पार्ट में चलते हैं। जैसे इस समय के विषय देखा जाए तो जैसे हम लोग शासकीय इमारतें होती हैं तो कुतुब मीनार को जैसे देख लिया जाए तो कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक है निर्माण करवाता है 1199 में। और इसके बाद जैसे देखा जाता है तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जो राजाएं थे उनके द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया जाने लगा था। पहला जैसे इमारतों में जिसमें वो लोग पहली तरह की जो थी जिसमें सुरक्षित रह सके, संरक्षित, तथा इस दुनिया में दूसरी तरह में जो आराम विहार की भाव जैसे किले, महल तथा मकबरे, ये सब चीजें आती थी। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतों का निर्माण करवाया जाता था। अब हम सब लोग देखते हैं जैसे आगरा के किले का जो निर्माण होता है उसमें जो मजदूर होते हैं वो 2000 पत्थर काटने वाले मजदूर, 2000 सीमेंट और चूना पत्थर वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ये हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब जैसे अभियांत्रिकी और जो कौशल था उस समय का निर्माण करने का, वो अधिसंरचना बहुत ही विशाल विशाल कच्चा निर्माण होता था, बहुत ही बड़े जो भवन होते थे निर्माण हुए थे, तो इसमें अभियांत्रिकी का प्रयोग होता हम लोग देखते हैं। जो खंबे होते हैं उसमें जो अनुप्रस्थ तोड़ निर्माण कहलाता था, जो वास्तुकला थी इस समय की। और मंदिर मस्जिद के मकबरे जो होते थे कोलो बावली से निर्माण होता था, जुड़े भवनों के निर्माण शैली का प्रयोग हो जाता था, इस प्रकार की शैली का। और देखा जाता है जैसे हम लोग देखते हैं दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक जो हिस्सा होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मेहराब का निर्माण हो जाता था जो अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। जो इस समय की मंदिरें होती थी इसमें देखा जाता है था कि मंदिरों मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से होता था। इसमें उपासना स्थल कहा जाता था। संरक्षक जो शक्ति होती थी वह जाते थे वहाँ, धन वैभव भक्ति भाव प्रदर्शन किया करते थे। और इस समय के जो हौज होते थे वहाँ पास देखा जाता है कि हौज जो बहुत विशाल बनाए जाते थे, जिसमें जा करके हम सभी लोग अपना जो कार्य किया जाता था। और उसमें जो जिसे हम लोग देखते दिल्ली का मकबरा, जो मकबरा का संकेत मिल जाता था। आगे जैसे हम लोग देख जल का महत्व जो है, फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी, पानी आब, ठीक है। अब इसमें जैसे इसका अर्थ आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका अन्य अर्थ खुशहाली से भी लिया जाता है, क्योंकि जहाँ पास जनसंख्या अत्यधिक होगी वहाँ समृद्धि लाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए देखा जाता है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया था उस समय, देखा जाए तो उस समय प्रायः दूसरे धर्म के लोग आते थे, तो मंदिर जो अपने धर्मों को वृद्धि करने के लिए, अपने धर्म का शासन स्थापित करने के लिए क्या करते थे, दूसरे धर्मों के जो मूर्तियां होती थी या जो दूसरे धर्म के मंदिर होते थे उनका क्या कर जाता था, विखंडन कर दिया जाता था। उसकी धन संपदा लूट करके अपने ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उसमें उसका लगा दिया जाता था। और ये देखा जाता है कि जो उस समय के हमारे शासक प्रशासक होते थे वो अपने धर्म को प्रचार करने के लिए ज़्यादा आगे आया करते थे। देखा जाए कि जो मुगलों के अधीन जो हमारी वास्तुकला होती है बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेता था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना बनाता है और उन बागों में जा करके वह रहता भी था। जैसे बागों की जो खाका तैयार करता है उसमें 4 प्रकार के होते हैं। जैसे 4 बाग का प्रयोग कर दिया जाता है। 4 बाग बनाने की परंपरा के समय ही उसी के समय अकबर के समय शुरू हो जाती है। सुंदर चाक बाग कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जो 4 बाग बनाए गए हैं उसमें देखा जाता है, सभी लोगों को देखते हैं। अकबर के शासनकाल में कई तरह की महत्वपूर्ण वास्तुकला का नवाचार होता है। जैसे वास्तुशिल्पियों का प्रयोग एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई है। और मेहराब, प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला की महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के रूप में स्थित हो जाता था। मध्य में 8 स्वर्गों तथा हस्त विहिस्त परंपरा शुरू हो जाती है। एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में से घिरा हुआ तथा इमारत का जो निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ करता था। उसमें सफेद मरमर से भी बना दिया जाता था। उसमें देखा जाता है जैसे जो 4 बाग की चित्रकारी होती थी बहुत ही विशेष योजना के अंतर्गत आती थी। 1500
जैसे 62 से 15 से 71 के बीच में जो निर्मित हुए हुमायूं का मकबरा होता है, उसमें हम लोग देखते थे किस प्रकार के शासन तंत्र का प्रयोग हो जाता है और उसमें किस प्रकार के सुंदरता का वर्णन मिलता है हम लोगों को। इस समय देखा जाता है जो कि हमारे इसमें किले विले तो हो चुके हैं, निर्माण हो जाता है उस समय। तो देखते हैं कि जो विभिन्न तरीके के जो हमारे क्षेत्र एवं साम्राज्य का विस्तार होता है, जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनों का विकास हो जाता है, वास्तुकला का निर्माण हो जाता है। और मथुरा के निकट वृंदावन बने जैसे वास्तुकलात्मक निकर हो जाता है। शैली फतेहपुर की सीकरी के मुगल महलों बहुत विस्तृत तरीके से बना दिया जाता है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के शासक जो होते हैं वो अपने वास्तुकलात्मक जो शैलियाँ होती हैं उस पर अपने आप को निर्धारित कर लेते हैं और इसी से अपने शासन प्रशासन का वो कर लेते हैं। जैसे बांग्ला बुलंद हो जाता है, गुंबद बन जाते हैं, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिरों का अंदरूनी भाग हो जाता है और इसमें बलुआ पत्थर का निर्माण हो जाता है। हम लोग इस समय का जो देखते हैं कि जो शिल्पकार होते हैं वो जमीन की 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस रस्सी की सहायता से सब कुछ जा करके बनाते थे। और कुतुब मीनार जैसे बड़े बड़े हमारे जो इस समय की इमारतें होती थी वह बनवाई जाती थी। 18वीं शताब्दी में जैसे देखा जाए मुगल शासकों की जो सत्ता धूमिल होने लगती है, तो जो इसकी आश्रय में जो विकसित हुई वास्तुकलात्मक शैली होती है उसमें जो निरंतर प्रयोग होते हैं वो कम हो जाते हैं और जब भी जो शासक होता है वो अपनी नई शैली का अपनाना शुरू कर देता है। इसीलिए जो इनकी शासक जो शैलियाँ होती हैं उनका क्या हो जाता है, विस्तृत या विस्मृत होना शुरू हो जाता है। हम लोग जैसे इस पूरे पाठ को पढ़ करके देखते हैं तो 6 शब्दों की एक सूची अगर बनाए तो देखा जाए कि मंदिर निर्माण होने लगता है, बाग मकबरे किले इन सभी जो बहुत हो जाता है। और यहाँ पास देखते हैं कि जो आसमान छूते इमारत होती हैं, शैली होती है, गोथिक शैलियों का प्रयोग हो जाता है, नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग हो जाता है, बाइबल के जैसे जो चित्र हमको दिखते हैं वो सब हो जाता है, घंटा और बुर्ज बाद में इसमें जुड़ा हुआ हमको मीनारें दिखाई जाती हैं और अनेक प्रकार की जो शैलियों का प्रयोग शुरू हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे पार्ट को। जैसे देखा जाए तो हमारा जो ये पाठ है इसमें एक मध्ययुगीन नगर जैसे हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या क्या हो जाता था। नगर के बारे में देखा जाए तो बहुत आकांक्षा होती है, हम लोग जानते भी हैं। उस समय जैसे प्रशासनिक नगर होते थे, मंदिर नगर होते थे, साथ साथ वाणिज्यिक नगर हो जाते थे। इसी प्रकार के जो उछल उत्पादन केंद्र के नगर हो जाते थे, इस प्रकार के नगर होते थे। अब आगे हम लोग देखते हैं इस पाठ के विषय में। जैसे प्रशासनिक केंद्र के जो नगर हो जाते हैं उसमें देखा जाता था कि यहाँ पास राजा होते थे, अपने 12 महीनों यहाँ पास रहते थे, शासन तंत्र चलाते थे, वास्तुकला का निर्माण करवाते थे और जितनी भी शासन तंत्र चलाने की जो बाजार होते थे उसका लगवाते थे, बाजारों पर जाते थे और जो मूर्तियाँ होती थी उत्तम प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करवाने लगते थे। हम लोग देखते हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो आसपास के बाजार या तो आसपास के जितने भी रहन सहन वाले लोग होते थे उनके धार्मिक तरीके के जो त्यौहार होते थे, संस्कृतियाँ होती थी, उनके अनुसार हम लोग उनके जो धार्मिक कृत्य को देखते थे। मंदिर और नगर जो तीर्थ होते थे, जैसे इसी प्रकार से इसमें मंदिर नगर या तीर्थ नगर का प्रयोग प्रचलन शुरू हो जाता है। तंजावुर का एक जैसे मंदिर देखते हैं हम लोग तो वहाँ नगरीकरण मंदिर नगरीकरण शुरू हो जाता है और तीर्थ केंद्र नगर हो जाता है। जैसे हमारे जो तीर्थ केंद्र किसी के प्रयागराज बोल दिया जाता है, काशी बोल दिया जाता है। इसी प्रकार से हर एक प्रकार के केंद्रों का निर्माण शुरू हो जाता है, जो वहाँ पास धीरे धीरे जो हो जाती है बड़ी संख्या में लोगों का पहुँचना शुरू हो जाता था। पुजारी वर्ग, कामगार वर्ग, शिल्पी वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि मंदिर दर्शन के लिए तीर्थयात्री पहुँचने लगते थे, जिससे वहाँ पास जो इन प्रकार के नगरों का निर्माण होने लगता था। और ये जो नगर हो जाते थे फिर इसी के माध्यम से क्या हो जाते, विकसित हो जाते थे और अपने आप को एक शासन तंत्र के रूप में बहुत ही मजबूत करने लगते थे। जैसे देखा जाए तो ये सब हमारे जो छोटे नगरों का संजाल देखा जाता है। तो इस समय जैसे देखा जाए तो जो छोटे नगरों का संजाल होता है जैसे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के शिल्पकार रहते थे, जैसे कुम्हार, तेलियाँ, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले इत्यादि प्रकार के जो कुछ भी हमारे व्यापारी वर्ग होते थे उन सभी का हो जाता था। घोड़े जैसे दूरवर्ती उत्पादों का जो प्रयोग होता था, जिसे व्यापारी इनसे नगरों में स्थानीय उपज के रूप में खरीदते थे। घोड़े, कपूर, केसर, पान, सुपारी इत्यादि, काली मिर्च जैसे मसाले का हमारे यहाँ आना और ले जाना, आयात निर्यात का कार्य शुरू हो जाता था। सामंत परवर्ती काल का जमींदार हो जाता था, जिसे शुरू सामंती प्रथा का भी शुरू हो जाता था। किलेबंदी का काल इसी समय शुरू हो जाता था। संग्रहण जैसे अधिकार क्षेत्र हो जाता था, जिसे स्थानीय मंदिर है उसका किसी के अंदर हो जाता था।
अधिकारियों का उल्लेख इसी समय से हम लोगों को दिखने को मिल जाता है अभिलेखों में। और जैसे देखा जाता है जो वहाँ पास बड़े एवं छोटे व्यापारी होते थे, कई प्रकार के, जैसे बंजारे लोग हो जाते थे, व्यापारी कई विशेष प्रकार के हो जाते थे, उसमें ये छोटे बड़े हो जाते थे, क्योंकि जिसका जितने प्रकार का वो हो जाता, व्यापार संघ जैसे गिल्ड बनाते थे, अपना अपना व्यापार बना करके कार्य किया करते थे। हम लोग देखते हैं कि इस समय के जो संघ होते थे उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम, नाना देशी, इस प्रकार के होते थे। व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के चीन के साथ साथ सुदूर व्यापार करने के लिए भी बनाए जाते थे। जैसे चिट्टियार या मारवाड़ी, इस प्रकार के समुदाय जो होते थे वह पूरे देश के प्रधान व्यापारी के समूह के रूप में बन जाते हैं। हम लोग इसके व्यापारियों के रूप में देखा जाता है। अब जैसे देखा जाता है नगरों में जो शिल्प कला होती है उसका विकास हो जाता है। जो समृद्धशाली समुदाय होते हैं तो वो मंदिरों को भारी दान दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अनेक, जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना, स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में स्थापित हो जाते थे। और इनकी विशेषज्ञता के विषय में जो इसकी आवश्यकता हम लोगों को दिखाई जाती है। अब आगे जैसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं हम्पी जो है हमारा, हम्पी की वास्तुकला या मछलीपट्टनम की सूरत के नज़दीक जो हम लोग देखते हैं आसपास में, तो उसकी कृष्णा तुंगभद्रा नदियों घाटी के बीच में यह स्थित होता है। यह नगर 1336 में स्थापित होता है विजयनगर हरिहर एवं बुक्का के माध्यम से। अब इसी जहाँ देखा जाए तो यहाँ के जो सांस्कृतिक और आर्थिक धार्मिक जो परिपालन होता है, केंद्र होता है, ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। हम लोग देखते हैं हम्पी की वास्तुकला बहुत विशिष्ट प्रकार की होती है। यहाँ के शाही भवन भव्य मेहराब गुंबद के वाले होते हैं, स्तंभों वाले होते हैं, कई विशाल कक्ष वाले होते हैं, मूर्तियों को रखने वाले होते हैं, और सुनियोजित बाग बगीचे के साथ साथ तमाम प्रकार के वृक्षों और पुष्पों के माध्यम से मूर्तिकला के नमूने दिखाई दिए जाते हैं हम लोगों को। यहाँ के जो मंदिर होते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बहुत ज़्यादा होते हैं। देवदासियाँ, विरूपाक्ष तरीके के मंदिर हो जाते हैं, और अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों वाले देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजा चौने की समृद्ध नृत्य करती हुई जो हम लोगों को मूर्तियाँ मिलती हैं। अन्य प्रकार की जो यहाँ की जो हम लोगों को शिल्पकला दिखाई देती है। हम्पी के जो विट्ठल मंदिर है वह पत्थर का बना रथ के माध्यम से हम लोगों को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सूरत को पश्चिम का द्वार कर दिया जाता है, प्रवेश द्वार बोल दिया जाता है। सूरत मुगल काल में अनाज के जो संबात हो जाते हैं, खंबात की खाड़ी वहाँ पास, जैसे जहाँ सूरत एक सर्वदेशी नगर हो जाता है। यहाँ पास से सभी प्रकार के लोग आते जाते हैं। यही पास हम लोगों का जो वाणिज्यिक केंद्र स्थापित हो जाता है, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि जो आने जाने का और व्यापारिक केंद्र जो होता है हमारा एकदम स्थापित हो जाता है। और देखते हैं जैसे कि जो जोखिम भरा दौर होता है यहाँ पास हम लोग देखते हैं मछलीपट्टनम, हालैंड और इंग्लैंड जैसे दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है यहीं पास मछलीपट्टनम में आकर के अपने नियंत्रण स्थापित करती हैं। और दोनों अपने जो इसमें नियंत्रण के साथ साथ यहाँ पास उनका बीच में संघर्ष भी शुरू हो जाता है। अंततः हम सभी लोग देखें तो कहें तो कि जैसे कि यहाँ पास जो हम देखते हैं मंदिर निर्माण की शैली, नगरीकरण की शैली, वाणिज्यिक केंद्र की शैली, और इसमें देखा जाता है ब्लैक टाउन की जो हो जाता है, जैसे जहाँ पास ब्लैक टाउन वो होता था जहाँ पास हमारे भारतीय लोग रहते थे उन्हीं को ब्लैक टाउन के रूप में नामांकित करने दिया जाता था। हम सभी लोग देखते हैं जैसे अपने इस पाठ के विषय में, तो इस पाठ में देखते हैं तो हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें समाज वर्ण नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। तो इसमें देखा जाता है ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाए गए नियम होते हैं बड़े बड़े राज्यों की राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। सबसे इसके ऊंचे और ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा दिया था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। अब देखते हैं जैसे जनजातीय जीवन जो होता है यहाँ पास हम लोग देखते हैं तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी बंधन से जुड़ जाते हैं। जनजातियाँ खेतियाँ जीविकोपार्जन के रूप में अपना कार्य करती हैं, और ये लोग शिकारी, संग्राहक इस प्रकार के हो जाते हैं, पशुपालक प्रकार के हो जाते हैं। निवास स्थान इन लोगों का जो होता है प्राकृतिक जो स्थल होता है वही हो जाता है। इस प्रकार की जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ खाना बदोश प्रकार की, घुमंतु प्रकार की जो संयुक्त रूप से रहने वाली हमारी जनजातियाँ हमको दिखाई मिलती हैं। जनजातीय लोग वह होते हैं जो मुसाफिरों, जैसे जनजातियों की बहुत सी कम जानकारियाँ हमको मिलती हैं। तो देखा जाए तो जिनके विषय में हम लोग देख लेते हैं कि समृद्ध रीति रिवाज, वाचिक मौखिक परंपरा का संरक्षण, ये सब चीज़ों के विषय में जिनके में हम लोग नहीं जानते हैं वही हमारे क्या हो जाती है, जनजातियाँ हो जाती हैं। देखते हैं तो जनजातियों का जो ज़्यादातर समय होता है वो हम लोग देखते हैं कि जंगलों में ही या प्राकृतिक स्थलों पर बीतता है, इसीलिए हम लोग उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और देखा जाता है तो ये लोग अलग अलग मुखिया वाले छोटे छोटे कबीलों में या कुलों में निवास किया करते हैं। और जैसे हम लोग उत्तर पूर्वी अपने देखा जाए तो गारो खासी जयंतियाँ इस प्रकार की हमको जनजातियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों पर ही, और मौजूदा बिहार में भी कई प्रकार के हम लोगों को जो देखा जाता है कि जनजाति लोग मिलते हैं हम लोगों को देखने के लिए। मुंडा, चोर और ओरोन इस प्रकार की
और देखा जाए तो जो घासी, अहोम, कचिनारा, गोंडवाना, गोंड, खोंड, कोयास, भील, कोली, इस प्रकार के हम लोगों को जो दिखाई देती हैं जनजातियाँ, उनके विषय में बच्चों को हम लोगों को बताना चाहिए। खाना बदोश और घुमंतू लोग जैसे रहते थे, तो खाना बदोश चरवाहे अपने जनजीवन के लिए इधर उधर घूमते हमेशा रहते थे हमेशा। और वह क्या करते थे कि जो उनके आसपास के जीव जंतु होते थे उन्हीं के माध्यम से अपने जीवन यापन करते थे, फसलों का उत्पादन करके, और जो फल फूल मिल जाता था उसी से अपने जो करते थे जीवन यापन। एक दूसरे की जगह से आते जाते समय जो दूसरे लोग संपन्न होते थे उनसे जो उनके पास वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसके माध्यम से ही खरीदारी कर लिया करते थे। और देखा जाता था जो बंजारा लोग होते थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश हुआ करते थे। उनका जो कारवा होता था वो टांडा कहलाता था। अब हम सब लोग जैसे देखते हैं कि इसके बाद जो खाना बदोश और भ्रमणशील समूह होता था वह घुमंतू लोग होते थे। उसमें पशुचारी होते थे, अपने रेवड़ पशु वृंद के साथ साथ चारागाह दूसरे जगह घूमते रहते थे। और देखा जाता था कि वो अपने जो बंजारों के साथ में ही भी अपना जो कार्य व्यापारी पीटर मंडी और बाजारों में जा करके अपना जो उत्पाद को प्राप्त करते थे और बेचा करते थे। आगे जैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो बदलता हुआ समाज था वह नई जातियों और श्रेणियों के रूप में हमको दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था यहाँ की बदलती चली जाती है, नए नए प्रकार की जातियों का निर्माण होने लगता है। और देखा जाता है कि जो गोंड जाति जैसे हो जाती है उनका विकास हम लोग देखते हैं कि विशाल वन प्रदेश में रहते हैं ये लोग, स्थानांतरीय रूप से कृषि करते हैं, जगह बदल बदल करके अपना रहने का निवास स्थान बनाया करते थे। और जो इनकी जनजातियाँ होती हैं या राजा या राय के प्रत्येक के साथ में रहते थे। जैसे देखा जाए तो जो यहाँ पास के लोग होते थे अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को एक राजा चुन लिया करते थे और स्थानांतरित कृषि के रूप में करते हुए अपने आप का जीवन यापन करते थे। किसी वन प्रांतों के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाना, उसकी राख में ही फसल 2 बार बोना, या जब जमीन अपनी उर्वरता खो दे तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ करके वहाँ पास कृषि फिर से इसी तरह करना, यही क्या हो जाता था, हमारा स्थानांतरित कृषि उस समय होती थी। जैसे हम सभी लोग देखते हैं तो इस समय के जो हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं तो इस समय हमारे जो सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। इस समय का वर्ण जो समाज है वह जनजाति लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते रहते थे, आदान प्रदान करते थे वस्तुओं का, और समाजों के अनुकूल जो जीवन यापन होता था वह किया करते थे। और हम लोग देखते हैं कि जो जनजातियां होती हैं वह सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना करते हैं और अपने राजनीतिक रूप से ताकतवर हो करके अपने जो बृहत्तर अधिक जटिल राज्य होते हैं उन सबसे संघर्ष करके स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। जैसे हम सभी लोग आगे देखते हैं कि इस समय जो है वर्ण व्यवस्था हो जाती है, जाति व्यवस्था, टांडा, गढ़, चौरासी, बरहोत, भुइया, पाइक, खेल, बुरंजी, जनगणना, इस प्रकार की जो कार्य हमारे शुरू हो जाता है। अब आगे जैसे देखते हैं हमारा जो पाठ जो आ जाता है परमेश्वर जी से। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब अनेक अनेक राज्यों पर जैसे थे परमेश्वर का विचार किया करते थे। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के विषय में जो अनुराग होता है, प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति जो बंदगी होती है वह शुरू हो जाती है और विश्व धार्मिक अनुष्ठानों का जो लोकप्रियता होती है वो बढ़ती चली जाती है। और देखा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवियों और देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। किस्से, कहानियाँ, मिथक हम लोग सुनना प्रारंभ कर देते हैं। और देखते हैं कि जैसे दक्षिण भारत में देखा जाता है तो नैनार और अलवार जैसी जो हमारे शैव संप्रदाय की जो हमारा प्रादुर्भाव हो जाता है, धार्मिक आंदोलनों का प्रयोग हो जाता है और जो वैष्णव संतों का प्रयोग शुरू हो जाता है। जिसे हम लोग देखते हैं तो जो नैनार हमारे होते हैं वो शैव संत होते हैं, अलवार जो होते हैं हमारे वैष्णव संत होते हैं। और इसमें देखा जाता है जो अस्पृश्यता होती है उसके विषय में ये जातियों को दूसरे लोगों से जो अस्पृश्यता करते हैं उनको हटा दिया जाता है और देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं कह करके संगीतबद्ध कर दिया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि स्थानीय मिथक कई प्रकार के हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार से जैसे देखा जाए तो अलवार जो नैनार होते थे उनको कुल मिलाकर के 63 जो नैनार थे ऐसे थे। कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियां पैदा हो गई। इसी बात सर्वाधिक प्रसिद्ध जो जैसे नैनार देखा जाए तो अपार, सबंदर, सुंदरम, मणिमक्व, सागर, उनके जैसे देखा जाता है। तो अलवार संत जो होते हैं वो 12 उस समय थे और वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए हुए होते। सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप में देखा जाए तो पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तुंडर, पिंडोरी अलवार और नम्मालवार देखा जाता है। अब
जो धार्मिक जीवनियाँ होती हैं उसके विषय हम लोग देखते हैं, भक्त और भगवान जैसे हो जाते हैं जिसे, और दर्शन और भक्ति हम लोग देखते हैं। जो दर्शन भक्ति का शुरुआत सर्वाधिक प्रभाव हमारे देश में यहाँ पास हो जाता है। जैसे हमारे जो शंकर का जन्म होता है 8वीं शताब्दी में, शंकर जो अद्वैत वेदांत के समर्थक होते हैं, उनके जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक दूसरे एक ये दोनों एक ही हैं, इसी प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है। ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है, इसके विषय में हम लोगों को निर्गुण और निराकार है, उसके विषय में हमको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। रामानुजन के द्वारा जैसे तमिलनाडु में पैदा होते हैं ये, और विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित होकर के ये विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादन करते हैं, और आत्मा परमात्मा से जुड़ने की अपनी जो अलग सत्ता है उसको स्थापित करते हैं। और देखा जाता है जैसे बासावन्ना और जो वीर शैव संप्रदाय होता है, हम देखते हैं कि इसमें जो तमिल भक्ति आंदोलन होते हैं उसके परिणाम स्वरूप ही यह प्रतिक्रिया में बसवन्ना और अल्लभा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाता है, और इनका आंदोलन बहुत आगे तक बढ़ता चला जाता है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में, जाति नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा और अनेक प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोध में ये अपने कार्य को करते थे। अब हम लोग जैसे देखते हैं वीर शैव के जो वचन होते हैं उसमें, तो वीर शैव के वचन बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि वो कहते थे कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करेगा। और जैसे देखा जाए महाराष्ट्र के जो संत होते हैं, महाराष्ट्र के संत को देखा जाए तो महाराष्ट्र के संत बहुत ही अनेकानेक संत हुए, जिनमें से जैसे सरल मराठी भाषा में गीत लिखे गए, ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखूबाई जैसे स्त्रियां, तथा चोखा मेड़ा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति से था, वो उनका भी हम लोग देखते हैं संत समाज में इसमें। और नाथपंथी और सिद्ध योगी समाज का भी हम लोग देखते हैं कि वर्णन शुरू हो जाता है, इसमें हम लोग को दिखाई देता है। और जो ये समाज हो जाता है इसमें देखते हैं तर्क वितर्क का सहारा लेकर के ये लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए रूढ़िबद्ध धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं पर समाज व्यवस्था की आलोचना के लिए ये नागपंथी और सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय कार्य किया करते हैं। संसार का प्रत्याग करने का समर्थन किया करते हैं। निराकरण और परम सत्य का चिंतन और मनन करने के लिए ये अनुभूति की ही मोक्ष है इसको बताते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलने का बताते हैं। ये लोग योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने के लिए बताते हैं, बल देते हैं इस पर। और नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए, जैसे कि खास तौर पर इसमें से जो सिद्ध योगी हैं नागपंथी के, ये सब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखा जाता है जो इस्लाम और सूफी संत हो जाते हैं, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता हमको देखने को मिलती है। और देखा जाता है कि जो सूफी मुसलमान रहस्यवादी होते हैं, बाहरी धर्म के बाहरी आडंबरों और को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति जो प्रेम और भक्ति है वह मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते हैं। इस्लाम ने एक जो होता है वह एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति समर्पण का भाव दृढ़ता से विचार प्रकट करता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में देखते हैं कि जो कानून सरिया होता है, इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का हमको विकास दिखाई देता है। और आगे देखा जाता है तो जैसे सूफी जो धर्म प्रचारक हो जाते हैं उसमें हम लोग पीर, औलिया या तो फिर चिंतन, समा, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए जो प्रशिक्षण और रीतियों का विकास किया करते हैं। आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पूर्णिया सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हो जाता है। हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं के बाद थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से अपने आप को कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं उत्तर भारत में जो हमारा धार्मिक बदलाव होता है, तो यहाँ पास जो 13वीं शताब्दी के बाद हम लोगों के यहाँ जो भक्ति आंदोलन की लहर आती है उसमें इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं और नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों के परस्पर दूसरे जो प्रभावित करते हैं उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि कबीर, बाबा गुरु नानक और जो मीरा, इस प्रकार के जो जैसे हम लोगों को जो हमारे धार्मिक कवि और गुरु हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, इनके माध्यम से भक्ति हमको देखने को मिलती है। रामचरितमानस की रचना हो जाती है इस समय जैसे देखते हैं, और इनके दोहों के माध्यम से जैसे सूरदास हो जाते हैं, उनकी जो रचना सूर सागर है उससे हम लोगों को देखने को मिलने लगती है। आगे जैसे हम लोग देखें तो जो हमारे मीरा जी जैसे हैं उनके द्वारा जो ऋचा जिसे रचनाएँ किया जाती थी और लोगों को हमारे कृष्ण भक्तों के प्रति जो कृष्ण प्रेम को दिखाया जाता है, इसमें देखते हैं हम सभी लोग कि कैसे वह कृष्ण प्यारी हो जाती हैं। और देखते हैं कबीर जैसे कबीर जी 15वीं 16वीं शताब्दी में आते हैं और उनका जो प्रभाव होता है बहुत ही आगे तक जाता है। और इनकी जो साखी शबद रामायणी होती है जिनका बीजक के रूप में संग्रह हम लोग देखते हैं आगे,
तो इनका कबीर के उपदेश जो धार्मिक परंपराओं की प्रचंड एवं अस्वीकृति पर आधारित होते हैं। ये देखते हैं जो हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्यडंबरा है, पूजा की जो उनका मजाक उड़ाया इन्होंने और कहा कि जो भाषा होती है बोलचाल की हिंदी थी इनकी और आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, इस प्रकार की ये भाषा का प्रयोग करते थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उपदेश की भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने के प्रति इन्होंने अपना दोनों हिंदू तथा मुस्लिम लोगों को अनुयायी बनाया। बाबा गुरु नानक के विषय में देखा जाए तो इनका जन्म 1469 में होता है और मृत्यु 1539 में होता है। तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। अब देखा जाता है कि जी इनका जन्म रावी नदी के तट पर डेरा बाबर नामक स्थान पर होता है। देखते हैं इनका जैसे कि इन्होंने अपना जो उपासना का धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया था उसे धर्मशाल कहा जाता है। और इनका जैसे धर्म इनके पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है सिखों के इसमें। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आगे के हमारा पाठ है उसके विषय में जानकारी लेते हैं। हम सभी लोग देखते हैं जो हमारा ये पाठ है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण जो होता है, तो उसमें क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण आमतौर पर भाषा और भाषा के रूप में ही होता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के भाषाओं को समझेंगे, बोलेंगे और उनकी जो भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जुड़ते हैं, उनकी जो संस्कृतियाँ होती हैं उनसे क्षेत्रीय संस्कृतियों को समझते हैं और अदला बदली करते हैं, सांस्कृतिक अदला बदली करते हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि संस्कृतियों का जो है निर्माण होता है और दूसरी संस्कृतियाँ जन्म लेती हैं। अब जैसे देखते हैं कि जो उस समय के शासक थे धार्मिक परंपराओं का कार्य किया करते थे। वो सभी अपने धार्मिक जो क्षेत्रीय धार्मिक संस्कृतियाँ होती हैं उनका वृद्धि के लिए काम किया करते थे। तो इसी वजह से जो हमारा उस समय का देखा जाए तो ये संस्कृतियों का निर्माण होता चला जाता है। जैसे राजपूत और शूरवीरता का जो परंपराएं होती है वो देखा जाता है। 19वीं सदी में जैसे हम लोग अधिकांश राजस्थान के स्थित जो राजपूत होते हैं वो कहलाते हैं। और देखा जाता है कि ऐसा प्रदेश जहाँ पास केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे उस समय, और आंशिक रूप से ये बात सत्य होती है कहा जाता है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ शासकों की आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता संबंध रखती थी। जो हमारे क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं इसमें जो हम देखा जाता है कि जो राजपूत और शूरवीरता है इनकी, वह हम लोगों को दिखना सुनाई देता है और दिखना प्रारंभ हो जाता है। इनकी कहानियों, काव्यों, गीतों में हमको देखा जाता है और प्रशिक्षित होकर के हम लोग देखते हैं, इनके विषय में जब जानकारियाँ प्राप्त करते हैं तो इनकी कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वाभिमानी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण हम लोगों को दिखाई पड़ता है। इसमें जैसे और देखा जाए तो इसका बहुत ही अत्यधिक कारण मिलता है कि ये लोग अपने जीते जी और किसी की रक्षा करना है, आपस में लड़ाई नहीं करते थे, दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते थे और जीवन मरण दोनों प्रकार से अपने आप को काम किया करते थे। कभी भी एक दूसरी जगह से हटते नहीं थे और जब जो चीज़ ठान लेते थे उसके प्रति अपने आप को वृद्धि करते ही चले जाते थे। इस समय देखा जाए जो क्षेत्रीय हमारे नृत्य है और चित्रकला है उसका प्रभाव हम लोगों को बहुत दिखाई पड़ने लगता है क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण में। तो देखते हैं कि जो कथक नृत्य है उसका प्रभाव हम लोगों को दिखने लगता है। हम लोग जैसे देखते हैं बहुत प्रकार, भरतनाट्यम हो गया हमारा तमिलनाडु से, कथकली हो गई हमारी केरल से, उड़ीसा से उड़ीसी, कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश की हो जाती है, मणिपुरी हमारी, और जो कथक हो जाती है वो जैसे हम लोग देखते हैं इतिहास के विषय में इसके, तो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। लेकिन जैसे देखा जाए तो रासलीला हो गई, इस प्रकार की जो हमारी आसपास की पड़ोस की जो नृत्य है उसके माध्यम से हम लोगों को जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण शुरू हो जाता है। शास्त्रीय नृत्य जिसे बोला जाता है, शास्त्रीय नृत्य वह हो जाते हैं जैसे कि जो हमारे एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने लगे या तो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने लगे, वही सब क्या हो जाती है हमारे सांस्कृतिक नृत्य के रूप में शुरू हो जाती है। इसी समय हम लोग देखते हैं कि चित्रकला का हमारे प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और चित्रकला इस प्रकार के होते हैं जैसे जो चित्र निर्माण हो जाता है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि उस समय का जो सांस्कृतिक क्षेत्रीय निर्माण होता है, कृष्ण राधा और उसकी सखियाँ या लघु चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं, या
जैसे युद्धों का वर्णन होता है, उन सभी का जो चित्र निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के हम लोगों को सुंदर दृश्य हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं दरबार में, और शिकार करते हुए चित्र हमको दिखाई दिए जाते हैं। मुगल साम्राज्य में जब पतन होता है, तो जो दरबार से छोड़े गए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के चले जाते हैं और कलात्मक रुचियों में दूसरे प्रदेशों के राजाओं को अपना चित्र दिखा करके अपना वहाँ पास अपना कार्य करने लग जाते हैं। और देखते हैं कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को दिखाई देता है। और हम लोग जैसे देखते हैं कि जो बंगाल है, बंगाल हमारा है, बंगाल में एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हो जाता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में भी देखा था कि अनेक अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास उनके क्षेत्र के आधार पर हो जाता है, तो वहाँ पास बंगाली भाषा का प्रयोग हो जाता है। निकली हुई यह भाषा जो है बंगाली या संस्कृत की ही मानी जाती है। और देखा जाए जैसे कि जो सबसे पहली बंगाली रामायण आती है, वह तालपत्र की पांडुलिपि कर हम लोगों को लिखा मिलता है। संस्कृत का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है। और जैसे देखा जाए तो जो हमारे पीर मंदिर हो जाते हैं, इन सभी का हम लोगों का दिखाना प्रारंभ हो जाता है। अब पीर मंदिर में जैसे कि पश्चिम बंगाल के उपजाऊ क्षेत्र जो होते हैं, वहीं पास जो मंदिर होती थी उनका निर्माण कर दिया जाता था। और यहाँ पास हम देखते हैं कि जो जीवात्माएं हैं, बौद्ध देवी देवताएं हैं, या योद्धा, सैनिक, वर्गोपनिवेश, धार्मिक महानुभाव, साहसी व्यक्ति, इन प्रकार के जो व्यक्ति होते थे, उन्हीं के माध्यम से इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाया जाए। जीववाद जो होता है, जीववाद, यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में जो होता है वह जीव होता है, वही हमारा क्या होता है, जीवात्मा जो होती है वही क्या हो जाता है, जीववाद कहलाता है। और देखा जाता है जो हमारे आगे जैसे मछली भोज, उस समय जो हमारा अगर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देखा जाए तो वह समुद्री तट का किनारा होता है। वहाँ पास आसपास के तटों पर जो मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। वह परंपरागत भोजन एवं संबंधित जो सांस्कृतिक परंपरा होती है उसमें आ जाती हैं, क्योंकि यह एक नदी मैदान क्षेत्र होता है। और मछली जो धन की जो उपज होती है, मछली रूप धन की, वह स्वाभाविक रूप से यहाँ पास प्राप्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ पास जो है मछली एक क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण के रूप में हम लोगों को दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब हम लोग जैसे आगे देखें पाठ को, हम लोग जैसे देखते हैं जो 18वीं शताब्दी में हमारे नए राजनीतिक गठन जो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उसमें देखते हैं 1765 तक जो हमारी ब्रिटिश शक्ति होती है वह पूरी तरह से सफलतापूर्वक हमारे जो वहाँ के राजाओं के द्वारा हमारे राजाओं से छीन ली जाती है उनको ब्रिटिश शक्ति द्वारा। और देखा जाता है कि हमारे देश में जो अवध रियासत हो गया, या तो फिर आगरा रियासत हो गई, बिहार हो गया, या तो जितने भी हमारे रियासत थे उन सभी रियासतों पर किसका वर्चस्व हो जाता है, मुगल साम्राज्य से छीन करके किनके प्रति हो जाता है, जो हमारे अंग्रेज होते हैं या ब्रिटिश कंपनी, जैसे सिख, गुजरात, मालवा, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, ये सभी जितने हमारे रियासत होती हैं उन सभी का क्या हो जाता है, उनके पास नियंत्रण स्थापित हो जाता है। हम सभी लोग जैसे देखते हैं मुगल साम्राज्य और परवर्ती जो हमारे जो राजा होते हैं उन पर संकट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि जो हमारे देश में ब्रिटिश का आगमन हो जाता है 1600 ईस्वी में, और जो ब्रिटिश कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे यहाँ आते हैं सबसे पहले करने के लिए अपना व्यापार, उसके बाद अपना जो शासन तंत्र स्थापित कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में उनका जो वर्चस्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्थापित हो जाता है। नए राज्यों का जो उदय होता है हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य में, और देखा जाता है तो उनकी सत्ता का पतन के पश्चात ही हो जाता है, क्योंकि उनकी सत्ता जो होती है बहुत ही ज़्यादा, जब 1727 के बाद जब देखते हैं हम लोग कि नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, तो यही की वजह से जो उस समय के मुल्क के जो निज़ाम होते थे, या तो फिर उस समय जो फर्रुख सीजर जैसे हो गया, या निज़ामुल मुल्क जैसे आसफ जाह हो गए, उत्तराधिकारी जो अपने अपने प्रांतों के स्थापित करने लग जाते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि इन सभी लोगों का जो साम्राज्य होता है वह पतन की ओर चला जाता है, और शक्तिशाली जो अनेक रियासतें होती हैं उनका क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। जैसे अवध है, हैदराबाद है, इन सभी का हम क्या करते हैं, देखते हैं ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और यहाँ का जो प्रशासन होता है वो ज़्यादातर किनके वही ब्रिटिश कंपनियों के नियंत्रण में स्थापित हो जाता है। बंगाल में भी देखा जाता है मुर्शिद कुली खां होता है, उसके माध्यम से वहाँ का शासन तंत्र नियंत्रित होने लगता है। और खुर्शीद कुली खां जो वहाँ के नायब थे वो सूबेदार के रूप में पहले नियुक्त होते, उसके बाद फिर वहाँ का जो नेतृत्व है इन्हीं के हाथों में आ जाता है। आगे जैसे देखा जाए
जो राजपूतों की वतन जागीरें होती हैं, वह बहुत राजपूती जो घर विशेष रूप से घराने से आते थे, जैसे अंबर और जोधपुर के घराने मुगल व्यवस्था विस्तृतता के सेवारत रहते थे। और देखा जाता है कि यहाँ पर जो राजपूत होते हैं वो बहुत प्रभावशाली घराने थे, जैसे गुजरात, मालवा, इन सभी लोगों का जो सूबा हुआ करता था, सूबेदारी हुआ करती थी, इनके सबका बहुत ही ज़्यादा उस समय वर्चस्व हुआ करता था। देखा जाता है कि कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिकार जो अधिराजत्व है स्वीकार किए तो थे, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी तथा राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए और राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। अब ये चीज हमको दिखने को मिलता है कि अगर देखा जाए तो जिसके पास तख्ती थी हमारे देश में, अगर वो चाहता तो अपने देश को गुलाम होने से बचाया जा सकता था, लेकिन हमारे आपस के राजाओं में जो फूट डाल करके हमारे क्षेत्रीय जो सामंत होते थे, दरबारी होते थे, उन पर फूट पाट करके उनको लालच दे करके जो अंग्रेजों ने लड़वाया और जिसके माध्यम से हमारा देश क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है। अब जैसे देखा जाता है उदयपुर की जो राजा जयसिंह होते हैं, उनके भी एक फारसी वृत्तांत हमको मिल रहा है कि राजा सिंह जयसिंह अपनी सत्ता के चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के थे तभी आगरा के सूबेदार हो गए। 6 वर्ष बाद मालवा के, उसके बाद विशाल सेना, तोप खाना, भारी मात्रा में धन संपदा उनके पास आ जाती है और वो प्रभावशाली रूप होकर के दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक अपने जो शासन तंत्र है उसको स्थापित कर लेते हैं। जैसे सिख आज़ादी के जो हासिल करना होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि सिख लोग होते हैं, 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो जाता है और ये पंजाब क्षेत्र राज्य का निर्माण करता है, बढ़ावा देता है। गुरु गोविंद सिंह जैसे देखा जाता है खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ जो हुई लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है उसमें। और उसके बाद देखते हैं खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करके उनका जो हर्ष करते हैं, उससे वो लोगों का जो क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है। किनका? सिखों का उत्थान हो जाता है। अब देखा जाता है कि जो यहाँ पास 18वीं शताब्दी में योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में फिर बाद में मिसलों में संगठित किया और जत्थों और मिसलों की सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे और दोनों सामूहिक निर्णय लिया जाता था इनके द्वारा, और जिसमें देखा जाता था कि सिखों ने जो राखी व्यवस्था थी उसको स्थापित करते हैं। इसके अंतर्गत वो किसान से 20% का कर के रूप में ग्रहण करते हैं और उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। अब जैसे देखा जाए मराठा साम्राज्य देखते हैं तो मराठा साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। मुगल साम्राज्य का लगातार विरोध करने वाला था। शिवाजी 1627 से 1680 के बीच में हम देखते हैं कि बहुत ही कुछ शक्तिशाली योद्धा होते हैं और देखा जाता है कि वह अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए और शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रहे, जो शिवाजी के उत्तराधिकार के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। पुणे में देखा जाए तो पुणे जो उनका मराठा साम्राज्य होता है उसकी राजधानी बनाई जाती है। और देखा जाता है कि जो हम लोग आगे सर्वदेश मुखी का कर जो होता था उसको वसूलने का जो चौथ सरदेशमुखी जो कर होता है उसको 9 से 10% भू राजस्व का दिया जाता था और जो चौथ होती थी वह 1/4 भू राजस्व प्रतिशत दिया जाता था। इसमें जैसे देखा जाए तो हम देखते थे जाट, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में अपनी सत्ता सुदृढ़ की और चूड़ामन के नेतृत्व में ही उन्होंने अपने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक वह आते आते अपने प्रभुत्व को दिल्ली और आगरा के साथ 2 शाही शहरों के बीच में स्थापित कर लिया। अब देखा जाता है कि जो जाट समृद्ध कृषक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? कृषक हुआ करते थे। लेकिन पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र इन्होंने स्थापित कर लिए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर जो होता है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर जाता है और देखा जाता है कि भरतपुर किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था। वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा जैसी शैलियों का निर्माण समन्वय करते हुए विशाल बाग महल बनवाया और देखते हैं कि जो जाटों की शक्ति होती है वह सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है और भरतपुर जाट को राज्य को संगठित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम लोग और जैसे देखते हैं कि इसी समय एक परिवर्तित रूप में अन्य देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रारंभ हो जाता है 1789 से 1794 के बीच में। अब देखें तो जैसे जो हमारे
पाठ हैं वह तो सभी समाप्त हो चुके हैं। हम आप सभी लोगों से एक ही बात कहना आज समझाना चाहेंगे कि आज की जो कक्षा है हमारी, वह हमारे अतीत कक्षा 7 की जो सामाजिक की 2 है उसमें देखते हैं। तो आज की जो कक्षा थी हमारे समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे जो अतीत का वर्णन होता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और देखते हैं कि जो हमारा 1000 वर्ष का काल होता है उसकी किस प्रकार से पड़ताल करने के लिए होता है। जैसे देखते हैं कि 700 से लेकर के हम लोग देखते हैं 1750 तक का जो समय काल होता है वह मध्यकाल माना जाता है। तो इसी के बीच में जो हम लोगों ने अध्ययन किया कि देखा जाता है 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है उसके बाद से ही हमारा जो मध्यकाल शुरू हो जाता है, और 1750 तक हम लोग देखते हैं कि एक मोटा तौर पर हमारा मध्यकाल होता है। तो हम लोग आज इसी के विषय में जो परिचर्चा कीजिए कि नए राज्यों का कैसे हमारे देश में प्रवेश होता है, दिल्ली के सुल्तान जो होते हैं, मुगल साम्राज्य जो होता है, और जिस प्रकार के शासन और इमारतें होती हैं, नगर और व्यापारी जन का जो विकास होता है, और देखते हैं जो जनजातियाँ होती हैं, खाना बदोशी हो जाती हैं, घुमंतु होती हैं, उनके विषय में देखते हैं कि भक्ति का जो प्रचलन शुरू हो जाता है हमारे देश में, क्षेत्रीय संस्कृतियों का जो निर्माण होता है, और देखते हैं कि जो हमारी 18वीं शताब्दी में एक नए राजनीतिक दौर हमारे देश में शुरू होता है। उन सभी के विषय में चर्चा हमने आज किया। तो आज की जो हमारा यह सेशन था बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप सभी लोग देखिए और पढ़िए, और अपना आपकी परीक्षा भी पास आ चुकी है। तो अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से रोज़ आप लोगों को लगभग 50 प्रश्न मिल जाएंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए जब तक एग्ज़ाम है। तो आप उनको जा करके देखिए और उसके माध्यम से अपने आप को लाभान्वित करिए, क्योंकि वह जो प्रश्न होंगे वह आने वाले प्रश्न होंगे। इतना तो मतलब कि रहेगा कि वो जो प्रश्न रहेंगे वो आने वाले रहेंगे। आप सभी लोग उसके माध्यम से अपने आप को लाभान्वित करिए और अपने दोस्तों को भी लाभान्वित करवाइए। देखिए, आप सभी लोग जब अपने वीडियो को देखते हैं तो उसमें कमेंट ज़रूर किया करिए और बताइए, हमको समझाइए कि इसमें क्या गलतियाँ हो रही हैं, या क्या किस प्रकार से हम इसमें और कुछ ऐड करके आप सभी लोगों को जो तैयारी है उसमें धार लाएँ, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और अच्छे तरीके से हो सके, और जो क्राइटेरिया है 90 नंबर लाने का उसको आप सभी लोग प्राप्त करके अपनी योग्यता को धारण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और उसके माध्यम से सभी लोगों के पास भेज करके अपने दोस्तों, मित्रों, घर परिवार में जो लोग रहते हैं सभी लोगों से सब्सक्राइब करवाते हुए हमारे चैनल को बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए, जिसके माध्यम से मैं और खुशी के से और उत्साह से मैं आप सभी लोगों का जो तैयारी में योगदान दे सकूं, जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति में आगे बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों।